अभी तक हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। अब क्या पढ़ते हैं हम सब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितनी प्रकार से बनता है ना, कितने प्रकार से बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। मुख्य रूप से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, 6 प्रकार का। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, 6 प्रकार का। 6 स्थितियाँ होती हैं, है ना। तो ये हो गया वस्तु की स्थिति, देख लेते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति। ये हो गया क्रम संख्या 1, 2। पहला जब वस्तु अनंत पे रखी हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, चौथा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, पांचवा जब वस्तु फोकस पे रखी हो, और छठा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना। तो 6 कंडीशन इसमें बनती है। 6 देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ बनता है प्रतिबिंब, कैसा बनता है ना। ऐसा नहीं कि पता लगा पूछ लिया अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बच्चे को पता ही नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं हम, यहीं से ये वाला, यहीं से हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा उलट के लिख देते हैं। देखो अनंत पे रखी है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका सी और एफ का, अगर सी और एफ पे के बीच रखी है तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर फोकस पे रखी है तो अनंत पर। बस यही से जस्ट उलट दिए हैं, है ना। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। ये छठी कंडीशन है ना। इसमें क्या होता है, दर्पण के पीछे बनती है वस्तु का प्रतिबिंब, जो बनता है दर्पण के पीछे। अब देख लेते हैं दर्पण के पीछे, यहाँ ये जो फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है उसका हम देख लेते हैं आकार कैसा होता है ना। तो जो फोकस पर बनता है प्रतिबिंब वो बिंदु के आकार का होता है। कैसा होता है, बिंदु के आकार का। ये क्या होता है, छोटा होता है, वस्तु से छोटा रहेगा। और ये वाला वस्तु के बराबर, जो वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वो वस्तु के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, वस्तु के बराबर। ये बड़ा बनता है, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ये बहुत बड़ा। ये सीधा आभासी बड़ा, ये भी बनता है। इसकी प्रकृति क्या होगी, ये उल्टा वास्तविक, वास्तविक उल्टा वास्तविक बनता है। ये उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। और ये सीधा आभासी, छठे कंडीशन में सीधा आभासी। अगर सीधा बना, सीधा बना तो मतलब क्या बनेगा, आभासी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सीधा आभासी। और देखो जब क्या हो रहा है,
वस्तुओं को अलग अलग जगह रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब देखो अलग अलग जगह बन रहा है ना। तो इसका मतलब अगर ये पूछेगा कि जैसे कह दिया कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है 3 गुना बड़ा बनता है, तो बताओ कौन से दर्पण में बन रहा है, तो कौन से दर्पण में बनेगा? अवतल दर्पण में। अगर वस्तु से बड़ा या छोटा है ना, बराबर और इधर उधर की वस्तु मतलब कंडीशन पूछता है, कम ज़्यादा की कंडीशन पूछता है, तो क्या बनेगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में केवल यही चीज़ आएगा क्या कि अवतल दर्पण में ही वो प्रतिबिंब बनेगा। तो कहने का मतलब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कैसा बनता है? बिंदु के आकार का उल्टा वास्तविक। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच छोटा उल्टा वास्तविक। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और क्या बनता है? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर बनता है और क्या? उल्टा वास्तविक। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बड़ा और क्या? उल्टा वास्तविक। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा उल्टा वास्तविक। फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बड़ा सीधा आभासी। अगर कह दिया किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है सीधा और बड़ा बन रहा है, सीधा और बड़ा बन रहा है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। भाई सीधा बड़ा किस में बन रहा है? अवतल दर्पण में ही तो बन रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम इसका किरण आरेख देखेंगे कैसे कैसे इसका किरण आरेख है। तो इसका किरण आरेख देख लेते हैं हम। जब वस्तु कहाँ रखी हो, किरण आरेख देख लेते हैं पूरा। पहला नंबर क्या बताए थे कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है ना। ये वस्तु की स्थिति हो गई, वस्तु की स्थिति, और ये क्या हो गई? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु की स्थिति को O से और प्रतिबिंब की स्थिति को I से व्यक्त करते हैं। तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो हम देख लेते हैं इसका किरण आरेख कैसे रहेगा। ये क्या हो गया भैया? ये गोली दर्पण का कटा हुआ क्या है? एक खोखला भाग है। अब इस पे हम बाहर की ओर कलाई कर दिए तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। तो ऐसा दर्पण जिसमें क्या हो? कलाई बाहर की ओर और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इस यहाँ हो गया इसका पोल ध्रुव, है ना। ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो कोई वस्तु अनंत पे रखी है ही कहीं, कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो अनंत पे रखी है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ से मुख्य फोकस हम दिखा देते हैं। ये देखो, ये बन गया, ये हो गया, है ना, बिंदु के आकार का। इसमें पता चल रहा है क्या कैसा है? उल्टा है, वास्तविक है। दूसरा नंबर है का, दूसरा नंबर हमने बताया था कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रखी रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया? वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं इसमें। ये हो गया अवतल दर्पण। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं।
और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये भाई जैसे आई उसी मार्ग पर वापस लौट गई। ये सी हो गया एफ, ये वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गया ए डैश बी डैश। अब देखो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में ही तो बन रहा है, यही बन रहा है ना। और उल्टा बन रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है, ये देखो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। जब वस्तु सी पे रखी होती है, मतलब वक्रता केंद्र पे रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस स्थान पे रखने पे वस्तु बराबर लंबाई का बनता, वस्तु का प्रतिबिंब बराबर लंबाई का बनता है। तो कहाँ पे रखने पर? वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये पोल है। अब ये मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, है ना, यही तो बताएं। और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है ना। ये हो गया फोकस। ऐसी कौन सी समस्या जो इसमें नहीं बन रहा है? भाई हमने बताया था कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो फोकस पे बन रहा है बिंदु के आकार का। हमने बताया था कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पे के बीच रखी रहती है, तो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हमने कहा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये बन गया ना। अब देखो ये बराबर लंबाई का है कि नहीं है? अब देख लेते हैं चौथी कंडीशन क्या है इसकी। 6 कंडीशन है, चौथी देख लेते हैं हम। जब वस्तु कहाँ रखी होती है भैया? 4 नंबर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। तो देख लेते हैं, जब वस्तु कहाँ रखी होती है? अनंत पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये वस्तु रखी है। तुमने क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात ये थोड़ा सा चित्र ऐसे बना देते हैं, हो गया ए बी, यहाँ सी दिखा देते हैं, ये एफ, ये पी, और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ए डैश बी डैश ए बी। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है ना। देखो कितना बड़ा बन रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। 5वीं कंडीशन क्या है इसकी? जब वस्तु कहाँ रखी होती है? फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे, है ना। तो ये देखो, ये वस्तु का ये हो गया दर्पण, अवतल दर्पण, और यहाँ पे रख देते हैं वस्तु हम फोकस पे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं,
और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये सी, ये एफ, ए, बी, टी। अब ये ऐसे डॉट 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 जाके कहीं काटेंगी अनंत पे, तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये हो गया अनंत पे बन रहा है, कहीं अनंत पे जाके काटेंगे। अब एक छठवीं और स्पेशल कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है तब हम देख लेते हैं 6 नंबर कंडीशन। जब वस्तु कहाँ रखी हो भैया, एफ और पी के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है। तो देख लेते हैं छठवीं कंडीशन। ये हो गया, वस्तु रख दिए हम दर्पण और फोकस के, दर्पण और किसके, फोकस के बीच में। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा चित्र लेते हैं। तो ये वस्तु का स्थिति हो गया, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, एफ। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये हो गया। अब ये पीछे समांतर हो जाएंगे तो कहीं काटेंगी नहीं, तो इनको आगे बढ़ाने पर ये काटती हैं, तो आगे बढ़ा देते हैं हम। ये आभासी सीधा, ए डैश बी डैश। ये देखो, ये पीछे बना ना, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। ये वस्तु है, ये देखो दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है, क्या बन रहा है, आभासी। एकदम सेम टू सेम है ना, एकदम जैसे ये है हूबहू ये है, सिर्फ का है स्थिति बदल गई। तो ये होता है, ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियाँ होती हैं, 6। और उत्तल दर्पण में 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से। देख लेते हैं उत्तल दर्पण में भी। ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम तो देख लेते हैं, और साथ ही हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम या प्रतिबिंब बनने का नियम देख लेते हैं ना। देख लेते हैं, इसको मीट देते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, पहला नंबर देखते हैं। ये क्या हो गया भैया, ये क्या है, कांच का कटा हुआ खोखला भाग। इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर देते हैं। जब इसको हम पॉलिश कर दिए तो क्या हो गया, उत्तल दर्पण। मतलब ऐसा दर्पण जिसमें क्या हो, कलई दबे हुए तल पे हो और परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, है ना। और ये हो गया ध्रुव, पोल, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है।
परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। एफ सी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उसमें होकर जाती थी, इसमें क्या होगा, आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका फोकस, एफ सी, है ना। उसमें क्या होता था कि मुख्य फोकस से होकर जाती थी, इसमें देखो आती हुई प्रतीत होगी। और क्या हो जाएगा, 3 नियम होते हैं ना प्रतिबिंब बनने के, भाई प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। अब देख लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है, अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं, तो उसमें लौट जाती हैं। इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। बस यही इतना सा है, इसमें आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही हैं, अवतल वक्रता केंद्र से आ रही हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, मुख्य फोकस, उसमें क्या बताए थे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा कंडीशन। ये आया या फोकस से आ रही है प्रकाश की किरण, फिर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गई, ये हो गया सी। तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बस यही है कि भैया वक्रता केंद्र फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बस प्रतिबिंब बनने का नियम मतलब इसी की सहायता से क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा कि भैया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। या इसको लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम भी लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसको मिट देते हैं। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से, है ना। देख लेते हैं कौन कौन सा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये हो गया क्या, गोली कांच का कटा हुआ भाग, इसको हम कर दिए पॉलिश, और ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका क्या, पोल, ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव ने कहा जाता है, ये तो कहते हैं कि और कुछ कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मान लो कोई वस्तु अनंत पे रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से ना। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें है ना, ये फोकस पर बन रहा ना, बिंदु के आकार का। भाई कोई वस्तु अनंत पे रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये मुख्य फोकस पर मिल रहा है ना। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनने का एक स्थिति ये हो गई, इसमें 2 स्थितियाँ होती हैं, और दूसरा हो गया, दूसरा देख लेते हैं। पहला हो गया
कोई वस्तु यहाँ रखी है, मान लो कहीं भी रख देते हैं, यहीं नहीं कहीं भी, चाहे जहाँ जहाँ मर्जी के वहाँ रख देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये बन गई वस्तु ए डैश बी डैश और ए बी। ये ए डैश बी डैश और ए बी है ना। देखो वस्तु इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो एक कंडीशन क्या होती है, जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो वो कहाँ बनता है, फोकस पर, बिंदु के आकार का। अब बिंदु के आकार का है तो उसमें सीधा आभासी है ना, दर्पण के पीछे। और इसमें वस्तु कहीं भी रखी हो, अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में ही कहीं बनती है। और क्या बनती है, वस्तु से छोटी, है ना। तो ये हो जाएगा का वस्तु से छोटा आभासी सीधा, और ये बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। अब इसमें कंफर्म नहीं होता सीधा है क्या है, बिंदु के आकार का है तो, लेकिन सीधा लिख देते हैं, सीधा फोकस पर। तो ये 2 कंडीशन होती है किसमें, उत्तल दर्पण में। और 6 कंडीशन किसमें पढ़े हैं हम लोग, अवतल दर्पण में, है ना। तो ये हो गया 2 कंडीशन आपका, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। हम अभी तक क्या पढ़े, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। अब हम वक्रता पहले हम चिन्ह परिपाटी अब इसके बाद पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, चिन्ह परिपाटी, है ना। तो चिन्ह परिपाटी हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, मान लो इसको कलई कर दिए बाहर से। ये हो गया ध्रुव, ये हो गई मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो सर्वप्रथम इसमें जो दूरियां मापी जाती हैं पी से मापी जाती हैं। सारी दूरियां किससे मापी जाती हैं, पी से मापी जाएंगी, मापी जाएंगी। ये कंडीशन है, कहाँ से मापी जाएंगी, पी से। सारी दूरियां पी से मापी जाएंगी, है ना। पी का मतलब पोल से मापी जाएंगी। और प्रकाश की किरण हमेशा किधर से डाली जाएगी, बाईं ओर से। ये है ना, इधर से ही डाली जाएगी प्रकाश की किरण, बाईं ओर से, मतलब इधर से। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां आएंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी मापा जाएगा सब प्लस में मापा जाएगा। मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी मापा जाएगा, जितनी भी दूरियां का मापी जाएंगी मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के ऊपर ऊपर दूरियां धनात्मक मापी जाएंगी, धनात्मक। और 4 नंबर क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां ऋणात्मक मापी जाएंगी, ऋणात्मक।
मापी जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के नीचे का मतलब ये माइनस VE, मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी प्रकाश की जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, क्या नापी जाएंगी, सब दूरियां मापी जाएंगी जो क्या मापी जाएंगी, माइनस में, है ना। ध्रुव से मापी गई सारी दूरियां क्या होंगी, निगेटिव ली जाएंगी। ध्रुव से मापी जाने वाली दूरियां सब, ध्रुव से मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक मापी जाती है, मापी जाती है। 6 नंबर देखते हैं। अगर वस्तु से ध्रुव की ओर मापते हैं तो क्या मापे जाएंगे, प्लस में। जो दूरियां वस्तु से ध्रुव की ओर मापी जाएंगी, सारी दूरियां किस में मापी जाएंगी, धनात्मक। वस्तु से ध्रुव की ओर, और या प्रकाश की दिशा में, या प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी। मापी गई दूरी धनात्मक ली जाएगी, धनात्मक मापी जाएगी। अब आप सबके माइंड में ये आ सकता है क्वेश्चन कि क्यों सर ऐसे ही माप सकते हैं ना। तो ये मतलब ये सभी जगह माना जाता है, यही नहीं कि हम ही लोग मान रहे हैं, ये सर्वमान्य सत्य है कि इसी तरीके से मापा जाएगा तभी सब कुछ सॉल्व होगा, है ना। तो इसको सब मानते हैं, पूरा विश्व इसी के आधार पे चलता है। तो अब हम देख लेते हैं। अब जैसे हम P से, हमने कहा पहला P से मापी जाएंगे ना, तो P से माप रहे हैं तो PF जब देखो P से F की ओर माप रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। PF बराबर क्या होता है, माइनस F। फिर PC बराबर माइनस R। फिर PU या PO, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है सपोज दैट O, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु की स्थिति माइनस U, और प्रतिबिंब बनेगा नीचे। अगर अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा, PI बराबर माइनस V, प्लस में होगा, क्योंकि नीचे देखो, नीचे जितनी दूरियां मापी जाएंगी प्लस में मापी जाएंगी, और ऊपर जितनी दूरियां मापी जाएंगी, सही है, नीचे जितनी दूरियां मापी जाएंगी किस में मापी जाएंगी, माइनस में। तो ये माइनस हो गया, ये बताया ना, माइनस में मापी जाएंगी। तो ये जितनी दूरियां नीचे मापी जाती हैं वो माइनस में, जितनी ऊपर मापी जाएंगी सब प्लस में। तो देखो सब जितना कंडीशन था इसमें लगा दिए। अगर PF कहीं लिखा है तो क्या मतलब है, यू फोकस दूरी है। अगर PC लिखा है तो क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या। PO लिखा है तो क्या, वस्तु की दूरी। और PI लिखा है तो प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे आता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेते हैं हम। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमने बताया था ना आपको कि भैया F बराबर क्या होता है, R/2, यही तो बताया था। तो हम देख लेते हैं F बराबर R/2 कहाँ से आता है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये इसका मध्य बिंदु हो गया, परावर्तक बिंदु हो गया, जिसको हम पोल कहते हैं। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष है ना, ये हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है,
ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब हम इस पर खींच देते हैं लंब, जिसको अभिलंब कहते हैं ना, इसको हम कहाँ खींच देते हैं? अभिलंब खींच देते हैं। सी और ये एफ हो गया, ये हो गया सी। अब बताया जाता है, आपको बताया गया था पहले ही, क्या बताया गया था कि प्रकाश की किरण जितने अंश पे आपतित होती है उतने ही अंश पे परावर्तित भी होती है। कहने का मतलब अगर ये आई है तो ई वाला कोण कितना हो जाएगा? आर, है ना, ये आपतन कोण हो जाएगा, ई का हो जाएगा परावर्तन कोण। और ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये दोनों क्या हैं? आपस में समांतर हैं। तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, ये वाली। तो ये वाला कोण आई है तो यहाँ वाला कोण क्या हो जाएगा? आई ही तो होगा। किससे? एकांतर से। भाई एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? ये आई यहाँ का आई हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो कहने का क्या मतलब हो जाएगा? ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर कोण आर के हो जाएगा। किससे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के प्रथम नियम से ना, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जब ये वाला कोण आई आर के बराबर हो जाएगा तब देखो कहते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या अगर कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, बी देते हैं, है ना, इसका नाम बी दे देते हैं। तो ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा हो जाएगी। अर्थात कहने का क्या मतलब हो जाएगा? हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ बी, है ना भाई। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी। हमने ही बताया ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। किससे? एकांतर से। जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। फिर जब ये वाला कोण बराबर हो गया तो ये वाला कोण आर कोण आई के बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से। तो जब ई वाला कोण इसके बराबर हो गया तो इसके सामने की भुजा, इसके कोण के सामने की भुजा ई वाली है और इस वाले कोण के सामने, कोण आर के सामने की भुजा सी एफ है और कोण आई के सामने की भुजा एफ बी है ना। तो हम लिख देते हैं एफ बी, इसके बराबर कर दिए। और यदि दर्पण छोटे द्वारक का हो, छोटे द्वारक का मतलब ये दर्पण छोटा लिया जाए, इतना बड़ा सा, तो इसमें पी कहाँ आएगा और बी कहाँ आएगा? कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, कौन क्या है। तो यहाँ लिख देते हैं यदि दर्पण छोटे द्वारक का हो, दर्पण छोटे द्वारक का हो तो एफ बी लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ के। भाई ये इस पे आ जाएगा, तो ये जो एफ बी यहाँ है ये बी पे, बी पे आ जाएगा। बी देखो बताए ना, एकदम छोटे, इतना बड़ा दर्पण लें छोटे द्वारक का तो बी का एफ पी पे आ जाएगा। तो जो एफ बी लिख रहे हैं वही क्या लिख देंगे? पी एफ। तो यहीं से देख लेते हैं, सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एफ। अब हम दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ देते हैं। यहाँ से आगे देखते हैं, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, पी एफ जोड़ने पर तो ये हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। भाई दोनों पक्षों में अगर उतना जोड़ा या घटाया जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसको हम ले जाके इधर देखो सेम टू सेम में काट देंगे, घट जाएगा ना,
जाके ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी एफ ही बचेगा, है ना। अब देखो सी एफ और प्लस पी एफ, या हम पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर से माप रहे हैं तो प्रकाश की दिशा में माप रहे हैं तो क्या दूरियां प्लस में ही लेंगे। तो ये सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ, इतना और इतना मिला के पूरा एक साथ लिख सकते हैं। तो किसको क्या लिख देते हैं, सी पी या पी सी, पी सी लिख देते हैं। और ये वाला पी एफ कितना हो गया, 2 पी एफ हो गया, 2 पी एफ, है ना। और पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है ना, वक्रता त्रिज्या है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है। तो ये हो जाएगा क्या, पी से एफ की इधर से माप रहे हैं, पी से सी की ओर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर, पी से सी की ओर माप रहे हैं ना, माइनस और माइनस, ये 2 हो गया। और पी एफ, तो पी से एफ का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एफ, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f, या एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो ये हो गया फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये संबंध हो गया। कहने का क्या मतलब हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये अवतल दर्पण में हम देख लिए। अब हम अवतल दर्पण में ये देख लिए कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में देखेंगे कि अवतल समीकरण देख लेंगे, है ना। गोलीय दर्पण के लिए अवतल समीकरण, फिर उत्तल समीकरण देखेंगे। अवतल के लिए अवतल मतलब दर्पण का समीकरण होता तो दर्पण का समीकरण है, दर्पण का समीकरण पढ़ना है हमको, दर्पण का समीकरण है ना। लेकिन कभी कभी कंडीशन लगा देता है कि अवतल दर्पण के लिए ये सिद्ध कीजिए या उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए। अगर जब कह देता है गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए तो आप उत्तल या अवतल दर्पण दोनों के लिए देख सकते हैं। तो दर्पण का समीकरण इसके बाद हम पढ़ेंगे 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। इसको हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में बता देना संबंध, किसको हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसा आता है। अब अगले वाले पार्ट में क्या दिखाएंगे, दर्पण का समीकरण 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो आज के लिए इतना ही है, आगे रिवीजन कीजिए और पढ़िए। थैंक यू।